विजेताओं को मेरा सलाम। मैं दिनेश गौतम नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, एक दिन सभी लोगों को जीतना है, सब लोग मेहनत करेंगे, सब लोग आगे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। संविधान की क्लास में हम लोग आज करने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्ति वीडियो नंबर 1 हम पहले ही कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ये टॉपिक कर रहे हैं तो इससे पहले हमारे बहुत सारी वीडियोज़ राज्यपाल की शक्तियों के बारे में और संविधान के बारे में डाल रखी है, उन सबको देख लीजिएगा। तो देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में पहली बात देखिए, न्यायिक शक्ति में पहली बात देखिए, माफ करने संबंधित राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। पहली बात समझ लीजिए कि जहां तक राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार है, यदि वहां पर कोई दंड दिया गया है, यदि वहां पर कोई दंड दिया गया है तो राज्यपाल उसे माफ कर सकते हैं। राज्यपाल उसे माफ कर सकते हैं। राज्यपाल उसे माफ कर सकते हैं, ये याद रखना है, राज्यपाल उसे माफ कर सकते हैं। इससे बाहर अगर कोई भी दंड दिया गया है तो राज्यपाल उसे माफ नहीं कर पाएंगे। हम बात करते हैं फिर कौन कौन सी चीजों को नहीं माफ कर पाएंगे, राज्यपाल नहीं माफ करेंगे, कौन कौन सी चीजों में नहीं माफ करेंगे। तो याद रखना है, यदि किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उसे राज्यपाल माफ नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो हो गई मृत्यु दंड को माफ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात हो गई यदि कोई दंड सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया है तो उसे भी राज्यपाल माफ नहीं कर सकते। सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड। तीसरी बात और क्या है कि जो केंद्र सूची है, जो संघ सूची है, उसमें जितने भी विषय दिए गए हैं, संघ सूची में दिए गए विषयों से संबंधित यदि कोई दंड दिया गया है तो उसे भी राज्यपाल नहीं माफ कर पाएंगे। राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषयों में दिए गए दंड को ही माफ कर पाएंगे। तो यहां पर और लिख देते हैं, संघ सूची में दिए विषय पर दंड को माफ नहीं कर पाएंगे राज्यपाल, ऐसा कहा गया है इसमें। तो आपको ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत गौर से समझ लेनी है। कहाँ माफ कर सकते हैं राज्यपाल? केवल वहाँ माफ कर सकते हैं जहाँ पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जहाँ तक राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वहाँ तक राज्यपाल माफ कर सकते हैं। उससे बाहर किसी भी चीज़ को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति मृत्यु दंड तक नहीं विस्तारित है। इसलिए राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत सेना न्यायालय नहीं आता है। इसलिए वे सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंदर संघ सूची के विषय नहीं आते हैं। इसलिए संघ सूची पर दिए गए किसी भी निर्णय पर किसी भी दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं। ये बात मित्रों पूरी हो गई। राज्यपाल किसी भी स्थिति में मृत्यु दंड को तो माफ कर ही नहीं सकते। तो पहली बात खत्म हो गई हमारी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के विषय में, कि राज्यपाल कौन से दंड को माफ कर सकते हैं तथा राज्यपाल कौन से दंड को माफ नहीं कर सकते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं और क्या शक्ति है राज्यपाल की। न्यायिक शक्ति के विषय में ही हम लोग बात कर रहे हैं। अभी न्यायिक शक्ति के विषय में ही हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग की राय, यदि कोई ऐसा विवाद उठता है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य के बारे में यदि उसकी योग्यता और निर्योग्यता का वाद उठता है तो उसमें निर्वाचन आयोग की मदद से उसकी योग्यता अथवा अयोग्यता के विषय में निर्णय राज्यपाल करेंगे। याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ऐसा समझना है, विधानमंडल में कौन कौन दोनों के सदस्य, विधानमंडल के सदस्यों के योग्यता
और अयोग्यता का विषय यदि उठता है, जो आदमी चुनाव जीत गया है और जो विधानसभा में या विधान परिषद में सदस्य बन गया है और उसकी योग्यता या अयोग्यता का प्रश्न उठता है, योग्यता का प्रश्न है या फिर उसकी अयोग्यता का प्रश्न है कि वो सदस्य होने के लायक है अथवा सदस्य होने के लायक नहीं है, तो का निर्णय राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं। क्या इसमें वो किसी की मदद लेते हैं? बिल्कुल, वो निर्वाचन आयोग की मदद से करते हैं। तो याद रखना है आपको, निर्वाचन आयोग की मदद से, निर्वाचन आयोग की मदद से ये कदम उठाते हैं राज्यपाल। निर्वाचन आयोग की मदद से ये काम करते हैं राज्यपाल। अकेले वो राज्यपाल इसमें काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डबल टिक और गोल कर देता हूँ, क्योंकि ये कई बार पेपरों में आया है। और क्या है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति? राज्यपाल की जो अगली न्यायिक शक्ति है, अगली न्यायिक शक्ति यह है कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राज्यपाल से विमर्श करते हैं, राज्यपाल से राय मांगते हैं। देख लेते हैं, लिख लीजिएगा आप, मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये कि उच्च न्यायालय, हमारा जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह मांगता है, राज्यपाल से सलाह मांगता है। याद रखना है, इस राज्यपाल से सलाह मांगता है। जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति इसमें राज्यपाल की सलाह मांगते हैं। तो यहाँ पर भी राज्यपाल की सलाह मांगी जाती है, ये भी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा विषय न्यायिक शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? और देखिए, इसे मिटा देते हैं। और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं? राज्यपाल की और न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं? इसे हमने मिटा दिया। देखिए, जिला जजों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के विषय में देख लीजिए, जिला जज जो होते हैं, जिला जज की नियुक्ति करनी हो, जिला जज की नियुक्ति करनी हो या जिला जज की प्रोन्नति करनी हो। प्रोन्नति से क्या तात्पर्य है? जिला प्रोन्नति मतलब उनके पद को बढ़ाना हो। तो प्रोन्नति के विषय में, प्रोन्नति उच्च न्यायालय की राय पर करते हैं। उच्च न्यायालय की राय पर राज्यपाल करते हैं, याद रखना है, राज्यपाल करते हैं। उनकी नियुक्ति और प्रोन्नति दोनों उच्च न्यायालय की राय पर राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। तो ये शक्तियां मित्रों खत्म हो गई राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब हम लोग बात करते हैं विवेकशील शक्तियां। देखिए, राज्यपाल की जो विवेकशील शक्तियां हैं, इन पर गौर करना है आपको। राज्यपाल की विवेकशील शक्तियां, इन पर बात करेंगे एक एक करके कौन कौन सी राज्यपाल की विवेकशील शक्तियां होती है। पहली बात तो विवेकशील शक्तियां होती कौन सी हैं? ऐसी सभी शक्तियां जिनका उपयोग राष्ट्रपति चीफ मिनिस्टर की बिना राय के करते हैं, वे सारी की सारी शक्तियां विवेकशील शक्तियां कहलाती हैं। अर्थात राज्यपाल जिन शक्तियों का उपयोग बिना चीफ मिनिस्टर की राय के कर सकते हैं, अर्थात जिन शक्तियों का उपयोग राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूं विवेकशील शक्तियां कौन सी होती हैं? जिनका उपयोग सीएम की राय के बिना राज्यपाल करते हैं। ऐसी शक्तियां जिनमें राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की राय नहीं लेते हैं,
और क्या कह सकते हैं, जिनमें राज्यपाल मंत्री परिषद की राय नहीं लेते या नहीं मानते, जिनमें राज्यपाल मंत्री परिषद की राय नहीं लेते, उनकी राय के बिना कर देते हैं, नहीं लेते। और क्या कह सकते हैं, जिनका उपयोग राज्यपाल अपनी मर्जी से करते हैं, ऐसी शक्तियां जिनका उपयोग राज्यपाल अपनी मर्जी से करता है, तो ये मैंने आपको समझाया अभी आपको कि राज्यपाल की विवेकशील शक्तियां कौन सी होती हैं। इन्हें मिटा देते हैं, इसे तो मिटा ही देते हैं, यहाँ से इसे भी मिटा देते हैं। तो विवेकशील शक्तियां हमने बता दी, राज्यपाल की विवेकशील शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए क्या क्या है विवेकशील शक्ति। पहली विवेकशील शक्ति देखिए राज्यपाल की पहली विवेकशील शक्ति कि यदि कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल ने पास कर दिया है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए रख सकते हैं। पहली बात हो गई विधानमंडल द्वारा पास किसी विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, रख सकते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 200 की बात है। ये अनुच्छेद 200 में दिया गया है कि विधानमंडल यदि कोई कानून पास कर देता है, कोई विधेयक पास कर देता है, तो वह कानून जब बनेगा जब राज्यपाल के पास उनके हस्ताक्षर के लिए आएगा। लेकिन राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के स्थान पर उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। वो उस पर किसी भी प्रकार ना तो उसे कैंसिल करते हैं, ना कोई आदेश देते हैं, ना हस्ताक्षर करते हैं, केवल राष्ट्रपति की राय के लिए उसे सुरक्षित रख लेते हैं। ये अनुच्छेद 200 में दिया गया है। एक और बात है किसी अध्यादेश को राज्यपाल राष्ट्रपति की राय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर भी ये सुरक्षित हमने पिछली क्लास में ही कराया है कि अध्यादेश क्या होता है। तो यदि आपने पहली वीडियो देखी है तो यहीं पर वीडियो को रोकिए और बताइए कि अध्यादेश क्या होता है। उसके संबंध में सारी जानकारी लिखने का प्रयास करिए और फिर जब वीडियो को देखना। चलिए, तो ये बात हो गई राष्ट्रपति की राय के लिए अनुच्छेद 200 में ऐसा कहा गया है कि ये है अनुच्छेद 213 में कहा गया है। अनुच्छेद 213 में ऐसा कहा गया है। और क्या है अनुच्छेद 213 में, एक और है तीसरी बात, अनुच्छेद 200 में ही कहा गया है किसी भी विधेयक को राज्यपाल पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं। ठीक है, विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तो आपको याद होगा जिस तरीके से संसद में होता है कि यदि विधानसभा और विधान परिषद, या जहाँ पर विधानसभा है केवल विधानसभा, और जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद हैं वो सब मिलकर जब किसी विधेयक को पास कर देते हैं तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए जाता है और राज्यपाल उस विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। याद होगा आपको, यदि उसी विधेयक को विधानमंडल कोई सुधार करके या बिना सुधार के अगर वापस करते हैं तो यहाँ पर राज्यपाल को अब उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये भी अनुच्छेद 200 में है और ये भी अनुच्छेद 200 में दिया गया है। ये अनुच्छेद 213 में दिया गया है। और बात करते हैं, यहाँ पे हमने 3 शक्तियाँ कर ली, राज्यपाल की 3 विवेकशील शक्तियाँ कर ली, अध्यादेश के बारे में 2 शक्तियाँ कर ली और एक हमने कर ली
आगे देखिए अनुच्छेद 356 चौथी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 356 आपको याद होगा, यदि याद है तो लिखकर बताइए अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया है। तो मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के विषय में राज्यपाल विवेकशील शक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि राज्यपाल को यह महसूस होता है कि यहाँ पर राज्य में इस समय जो कानून व्यवस्था है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है, नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि वे तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दें। ठीक है, तो यदि कब होती है ये, यदि उनको यकीन है, यदि उनको यकीन है कि शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, कि शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। याद रखना है किससे सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि फौरन राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दीजिए। इस शक्ति का प्रयोग भी वे अपने विवेक के आधार पर करते हैं। पांचवा पॉइंट करते हैं और पांचवी पॉइंट जानते हैं। पांचवा बिंदु है राष्ट्रपति जो है चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति के मामले में भी अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। आगे पांचवा पॉइंट है सीएम, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति के विषय में। तो हम देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति के विषय में भी राज्यपाल को अपनी विवेकशील शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है। बताते हैं किस तरीके से। देखिए, यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि किसी के भी पास बहुमत सिद्ध करने का जज्बा नहीं है, तो राज्यपाल चुनाव के बाद एक ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं जिस पर उन्हें यकीन है कि ये व्यक्ति बहुमत सिद्ध कर देगा। ऐसे व्यक्ति को सीएम बना, याद रखना है। इस शक्ति का प्रयोग जब करते हैं राज्यपाल, जब किसी के भी पास स्पष्ट बहुमत ना हो। तो पहली बात, जब किसी के पास स्पष्ट बहुमत ना हो। दूसरी बात, उनकी नजर में, किसकी नजर में, राज्यपाल की नजर में, उनकी नजर में जो व्यक्ति बहुमत सिद्ध कर सकता है, बहुमत सिद्ध कर सकता है, उसे सीएम बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। सीएम बनने के लिए वे आमंत्रित करते हैं। बड़ी गहरी बात है, आप समझ लेना, इंपॉर्टेंट बात है। उस व्यक्ति को सीएम बनने के लिए वे आमंत्रित करते हैं। अगली बात देखें, ये बात खत्म हो गई। छठी शक्ति देखिए राज्यपाल की, और छठी शक्ति क्या होती है। यदि राज्यपाल को लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं और उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल उनसे कह सकते हैं कि इस बहुमत सिद्ध करिए, कह सकते हैं त्यागपत्र दीजिए, या वो खुद विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो क्या है, यदि राज्यपाल की नजर में सीएम जो है, जो चीफ मिनिस्टर है, यदि उनके पास सीएम के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अब क्या करेंगे, राज्यपाल 3 कदम उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है, करेंगे। तो मैं बता देता हूं क्या क्या करेंगे। वो सीएम से कह सकते हैं कि बहुमत सिद्ध करिए, कह सकते हैं बहुमत, किससे कह सकते हैं, बहुमत
सिद्ध करिए, बहुमत सिद्ध करो। तो अब जब राज्यपाल ऐसा कहेंगे तो सीएम को बहुमत सिद्ध करना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरी बात वो कह सकते हैं इस्तीफा दो, प्रधान चीफ मिनिस्टर से कह सकते हैं कि इस्तीफा दो, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। यदि इन दोनों बातों में से कोई भी कदम चीफ मिनिस्टर नहीं उठाते हैं तो वे विधानसभा को भंग कर देते हैं, विधानसभा को भंग कर देते हैं, भंग कर देते हैं, याद रखना है, वे विधानसभा को भी भंग कर देते हैं यदि चीफ मिनिस्टर इनमें से दिए गई बातों में से कोई भी कदम नहीं उठाता है तो वो विधानसभा को भंग कर देते हैं। देखिए यहाँ से आगे करते हैं, ये 3 कदम उठा सकते हैं। ये छठी बात हो गई, 6 शक्तियाँ हो गई राज्यपाल के बारे में। अब हम लोग कर रहे हैं राज्यपाल की 7वीं शक्ति। उम्मीद है आप आनंद ले रहे होंगे और ये ठीक कर पा रहे होंगे। और क्या है 7वीं शक्ति? यदि चीफ मिनिस्टर पर या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप यदि लगा है, किसका आरोप लगा है? यदि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो वे उसके खिलाफ मुकदमा डलवा सकते हैं। यहाँ पर वो मुकदमा डलवाने का भी अधिकार रखते हैं। ये मुकदमा डलवा सकते हैं, उसके खिलाफ डलवा सकते हैं। ये जो है राज्यपाल का विवेकशील शक्ति है। 7 के बाद अब हम राज्यपाल की 8वीं शक्ति करने जा रहे हैं। ठीक है, यदि सीएम कहते हैं, यदि चीफ मिनिस्टर कहते हैं राज्यपाल से कि विधानसभा को भंग कर दीजिए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस विषय में अब राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की बात हर हालत में मानेंगे। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि विधानसभा को भंग ना करें। तो सीएम के कहने पर, सीएम यदि कहें कि विधानसभा को भंग करो, कहें कि विधानसभा को भंग करो, तो इस बात को वो मना कर सकते हैं कि भंग नहीं करेंगे। राज्यपाल इस बात के लिए मना कर सकते हैं कि वो भंग नहीं करेंगे विधानसभा को। और अंतिम बात और है कि 9वीं बात आप समझ लीजिए कि जितनी भी विवेकशील शक्तियां हैं और उनका यदि राज्यपाल ने उपयोग किया है तो राज्यपाल से उन शक्तियों पर कोई भी प्रश्न, कोई भी न्यायालय या कोई भी अधिकारी, प्राधिकारी, सरकार, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं कर सकते। ठीक है, तो देख लीजिएगा विवेकशील शक्तियों के उपयोग में, विवेकशील शक्तियों के उपयोग करने पर न्यायालय, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या पुलिस भी उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो मित्रों, ये अब खत्म हो गई हमारी राज्यपाल की सभी शक्तियाँ। उम्मीद है आपको ठीक है ये अच्छी तरह समझ में आई होंगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। हम प्रार्थना करेंगे भगवान से आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। धन्यवाद, जय हिंद।